नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद को खुद ही खत्म करने के मिशन पर लगे हुए हैं? क्या वो खुद को खुद ही मार लेंगे वैसी स्थिति पर हैं? क्योंकि उनकी सनक अब लोगों को पागलपन लगने लगी है। वो एक ताकतवर जिम्मेदार देश के प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि गुंडई पर उतर आए देश के डॉन टाइप दिखने लगे। बस दिक्कत इतनी है कि वो जो कर रहे हैं उससे खुद को खुद ही निपटा देंगे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि वो अब दोस्त दुश्मन कोई फर्क नहीं देख रहे। और इसीलिए आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो अपना दी एंड कर लेंगे। व्हाइट हाउस साफ कह रहा है कि ग्रीनलैंड पर उसकी नजर है और जरूरत पड़ी अमेरिकी सेना भी एक विकल्प है। यानी नेटो का ही एक देश है डेनमार्क और उसके अधीन आता है ग्रीनलैंड। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उस ग्रीनलैंड पर आंख लगाए बैठे हैं। ट्रंप का तर्क भी तैयार है कि ग्रीनलैंड रूसी और चीनी जहाजों से भरा हुआ है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. भाई इस लॉजिक से तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान में अमेरिकी F-16 और चाइना की J-17 की भरमार है। तो क्या हम भी पूरा पाकिस्तान कब्जे में ले लें सुरक्षा के नाम पे? देखिए, सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों के खिलाफ खड़ा होने को तैयार हो गया? डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों से भी भिड़ गए हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका किसी नेटो देश पर हमला करता है तो समझो नेटो खत्म है, फिर कुछ बचेगा नहीं। But I also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War. आप ये समझिए कि अमेरिका दोस्त बनाते बनाते कैसे दुश्मनों की लंबी लाइन खड़ी कर रहा है। ये कहानी आज की नहीं है, ये वेनेजुएला से शुरू हुई और ग्रीनलैंड पर खत्म होगी ऐसा भी नहीं है। पिछले साल जून में एयरफोर्स वन अटलांटिक के ऊपर उड़ रहा था और नेटो समिट के लिए जा रहा था। वहीं पर ट्रंप से पूछा गया था प्लेन में कि आर्टिकल 5 पर आपका स्टैंड क्या है। भाई ने जवाब क्या दिया कि डिपेंड्स ऑन योर डिफिनीशन, देयर आर न्यूमरस डिफिनीशंस ऑफ आर्टिकल 5 बट आई एम कमिटेड टू बीइंग देयर फ्रेंड्स। Depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5. You know that, right? But I'm committed to being their friends. यानी अगर किसी नेटो देश पर हमला हो तो साथ खड़े होना है या नहीं होना है, यह भी ट्रंप की नजर में पक्का नहीं है। वो परिभाषा पर निर्भर करेगा। अब यहीं से नेटो देशों को लग गया कि भाई ये तो धोखा देगा, फिर यहां से दरार शुरू हुई। नेटो देश पहले ही मॉस्को और बीजिंग से खतरा महसूस कर रहे थे, लेकिन अब तो वॉशिंगटन से भी अनिश्चितता दिखने लगी। ट्रंप सालों से कहते ही रहे कि अमेरिका ज्यादा पैसा दे रहा है, बाकी देश बिल नहीं चुकाते, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो गठबंधन की नींव पर ही सीधा अटैक कर दे। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नजर है। 60,000 से कम की आबादी, लेकिन रणनीति के लिहाज से बहुत जबरदस्त और अहमियत वाला प्रदेश। रूस से अमेरिका तक मिसाइल का सबसे छोटा रास्ता। शीत युद्ध में पेंटागन ने यहां बेस बनाया जो आज भी मौजूद है। ऊपर से रेयर अर्थ मिनरल्स और संभावित गैस भंडार। ट्रंप की सोच साफ दिखने लगी कि सुरक्षा भी मिल जाएगी और सौदा तो है ही है, जहां तेल दिखे वहां खेल कर दो। दिसंबर में अमेरिका ने पहली बार ग्रीनलैंड के लिए दूत नियुक्त किया। कोपेनहेगन भड़क उठा और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप और आक्रामक हो गए। व्हाइट हाउस ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर सारे विकल्प खुले हुए, मतलब खुली चेतावनी टाइप दे दी। All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interest of the United States. देखिए, यूरोप की घबराहट की एक वजह ट्रंप प्रशासन के बेलगाम अधिकारी भी हैं। होमलैंड सुरक्षा सलाहकार स्टीफन मिलर ट्रंप के सबसे ताकतवर सलाहकार खुलेआम कह देते हैं कि ग्रीनलैंड को यूएस का पार्ट होना चाहिए। That the United States should be the nation that has Greenland as part of our overall security apparatus. नेटो हेडक्वार्टर ब्रसेल्स ऐसे बयान सुनकर सिहर उठता है। ग्रीनलैंड के साथ ही सवाल नेटो के अस्तित्व पर भी, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका हमला करता है तो नेटो का आर्टिकल 5 लागू होगा, यानी एक देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला। It's an easy issue because it's an in-house issue, may I say. It's a NATO issue. Denmark is part of NATO, United States is part of NATO. If anybody would like to have any change, we can discuss it inside the NATO. यूरोप एकजुट तो है, लेकिन डर अब भी बना हुआ है।
फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड का फैसला वहां के लोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून करेंगे, न कि अमेरिका की ताकत से होगा। ऑस्ट्रिया में नेटो एनलार्जमेंट कमेटी के अध्यक्ष ने भी चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड पर जबरन कदम उठाया गया तो यूरोपीय देश अपने यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर सकते, मतलब अमेरिका के दोस्त ही उसको ठोकना शुरू कर देंगे, ये उन्होंने भी कह दिया। If you take it, we take every single base of the Americans from Aviano to Ramstein, from Romania to all the other military bases will be confiscated and you will lose it. अमेरिका के इस बदले हुए रवैये को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े जानकार भी साफ शब्दों में समझा रहे हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर कहते हैं कि अमेरिका को उसी की भाषा में समझाना हो जैसे चीन ने अमेरिका को समझाया है। Right. And that's how you get your way with Trump. You stand up to him. And if you don't stand up to him, he'll walk all over you. ट्रंप प्रशासन को समझने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुनिए। Well, a few things, Jesse. First of all, what it means is we're going to be able to control the incredible natural resources of Venezuela, which is good for America in a few ways. फॉक्स न्यूज से बातचीत में उन्होंने माना कि हम वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, जो अमेरिका के लिए कई तरीकों से अच्छा है। तुम क्यों नियंत्रित करोगे भाई? यानी सारा खेल पैसे और खनिज का है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर देश को दूसरे देश के पैसे और रिसोर्सेज से इतना प्रेम क्यों है कि वो डेमोक्रेसी की बात करते करते इंपीरियलिस्टिक होने के लिए भी तैयार हो गए? जवाब है अमेरिका पे बढ़ता हुआ कर्जा। साल 2025 में अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, करीब 38 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के मुताबिक 2026 में ये कर्ज और बढ़ेगा क्योंकि घाटा और सरकारी खर्च लगातार ऊपर जा रहा है। यही कर्ज आज अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन चुका है और यही डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ट्रंप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के बावजूद अमेरिका हर साल अरबों डॉलर सिर्फ ब्याज चुकाने में जला रहा है। इसी दबाव में ट्रंप नेटो जैसे सैन्य संगठनों का भी बोझ बता रहे हैं। इसी दबाव में वो कहते हैं कि अब अमेरिका दूसरों की सुरक्षा का खर्चा काहे उठाएगा भाई? ना उठाएंगे। और इसी आर्थिक बेचैनी से वो सोच जन्म लेती है जहां ग्रीनलैंड से लेकर दूसरे इलाकों पर कब्जे की बात तक सामने आती है, जहां अमेरिका के दोस्त अब दोस्त नहीं, जरूरत के रिश्ते भर हैं। अमेरिका किसी का सगा थोड़ी है, जिसको मन उसको लूट लेता है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, तो उनको लगता है कि इससे आर्थिक तौर पर तो मदद मिल ही जाएगी कब्जाने को लेकर, साथ ही जो है उनकी पॉपुलैरिटी जो है उसको लेकर भी मामला थोड़ा सेट हो जाएगा। असल में ये सिर्फ विदेश नीति नहीं, ये कर्ज से घिरे सुपर पावर की घबराहट है, जिसके लिए पैसा ही ताकत का सोर्स है। ट्रंप 50% तक रक्षा बजट बढ़ाने की बात कह रहे हैं। कर्ज का बोझ पहले से ही है और इसी दबाव में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का बिल पास किया गया है, जिसमें भारत, चीन और ब्राजील सीधे निशाने पर हैं। याद रहे, भारत और अमेरिका अब तक साझेदार थे। क्वाड समिट 2026 में भारत में होना ये समिट तय है, लेकिन अमेरिका और ट्रंप के इस कदम से शायद नेटो के साथ क्वाड पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाए। क्यों रहेगा भाई भारत क्वाड में अगर अमेरिका ऐसा करेगा? अमेरिका दशकों से मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत ये मानता रहा है कि पूरा वेस्ट हेमिस्फीयर जो है उसका बैकयार्ड है। लैटिन अमेरिका में तख्तापलट, सैन्य दखल और आर्थिक नियंत्रण इसी सोच का नतीजा रहे। लेकिन अब यही तर्क अगर चीन एशिया में देने लगे तो अमेरिका की मुश्किल कई गुना बढ़ सकती है। दक्षिण चीन सागर से दुनिया का 60% समुद्री व्यापार गुजरता है। अब अगर रूस अपने आसपास के इलाके यानी यूक्रेन, कॉकेशस और मध्य एशिया पर और भारत अपने पड़ोस यानी हिंद महासागर और दक्षिण एशिया पर यही दावा खुलकर करने लगे तो अमेरिका क्या करेगा बॉस? अमेरिका का वैश्विक मॉडल हिल जाएगा। युद्ध से पहले यूरोप अपनी करीब 40% ऊर्जा रूस से लेता था। हिंद महासागर से होकर दुनिया के 80% तेल मार्ग गुजरते हैं, जिनकी सुरक्षा में भारत निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके बावजूद अमेरिका ये भूल रहा है कि भारत की उसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि चीन लगातार भारत को सीमा से लेकर समुद्र तक चुनौती दे रहा है। लेकिन सहयोग की जगह अमेरिका दबाव और धमकी की नीति पर चलता है। रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी देना और 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने जैसे फैसले उसी दिशा की तरफ इशारा करते हैं। ये किसी मजबूत सुपर पावर का आत्मविश्वास तो नहीं दिख रहा बॉस। आपको लग रहा है क्या? आप खुद कमेंट करके बताइए। ये 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज, बढ़ते घाटे और बदलती वैश्विक ताकतों से घिरे अमेरिका की बेचैनी दिख रही है मुझे। एक ऐसी दुनिया में जहां अब चीन, रूस और भारत वही तर्क इस्तेमाल कर रहे हैं जो कभी सिर्फ अमेरिका की पहचान हुआ करता था। और यही वो मोड़ है जहां सबसे बड़ी परेशानी दुनिया के लिए नहीं, खुद अमेरिका के लिए शुरू होती है। कुल मिलाकर अमेरिका ने जरूरत से ज्यादा मोर्चे खोल लिए हैं। ट्रंप ने जरूरत से ज्यादा रायता फैला दिया है। मिड टर्म चुनाव के दबाव में ट्रंप विदेश नीति को घरेलू राजनीति का हथियार बना रहे हैं। भारत जैसे रणनीतिक साझेदार पर दबाव, रूस से तेल पर चेतावनी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलना ताकत नहीं बल्कि असुरक्षा दिखाता है।
$38 ट्रिलियन का कर्ज और बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन ये बताता है कि अमेरिकन सुप्रीमेसी का प्रदर्शन दरअसल देश के भीतर खुद को ट्रू पैट्रियट साबित करने की कोशिश है। सच्चा देशभक्त साबित करना चाह रहे हैं ट्रंप खुद को, जबकि असली चुनौती अब खुद अमेरिका के लिए खड़ी हो चुकी है। लेकिन जितना रायता ट्रंप ने फैला दिया है, भारत से लेकर अपने दोस्तों में नेटो देशों से भी भिड़े जा रहे हैं, इधर उधर जिधर देखिए तलवार भांज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप खुद को खुद ही खत्म कर लेंगे। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।